बरगे खिज़ां किस्त नंबर 18। मलूका की तो खुशी के मारे ज़मीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तकदीर कभी इस तरह भी अचानक मेहरबान होने लगती है। दिले नासबूर की हसरतें इस तरह अचानक भी पूरी होने लगती हैं। मामा अल रखियो और चाचा सुखियो की मुलाकात के दौरान सामल और मलूका की शादी से मुतल्लिक बातें सुखियो की बेटी मीरा ने सबसे पहले सुनी थी और बाद में खुशी से निहाल होकर मीरा अंदर कोठरी की तरफ ये खुशखबरी मलूका को देने के लिए दौड़ पड़ी थी, क्योंकि इस वक्त सेन में चाची भी मौजूद थी। इसलिए मलूका लज के मारे अंदर कोठरी में दुबकी रही थी, मगर इसका दिल मुसर्रत से बेतरा धड़के जा रहा था। और फिर जब इसके चचाजाद मीरा इसे आकर ये बताया कि इसकी सामल के साथ निस्बत तय कर दी गई है, तो मलूका का चेहरा शर्म और मुसर्रत से गुलनार हो गया। उधर साथ वाली झुग्गी में दोनों लालची माँ बेटे अजीबा और खालकू इस रिश्ते पर अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे, क्योंकि वो दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मलूका के संग का इवज़ा अब एक धेला भी नहीं मिलेगा। जबकि आचर खान ने इन दोनों लालची माँ बेटे से वादा किया था कि अगर वो मलूका की शादी से कर दे तो वो रिश्ते का इवज़ा पूरे 2 लाख रुपए देगा। चुनाचे अब इन दोनों माँ बेटों के लिए ये मामला खटाई में पड़ता महसूस हो रहा था। ये सब तेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ है खालकू। भाई अजीबा ने बेटे के लत्ते लेते हुए कहा, तेरे को मैंने समझाया भी था कि मलूका ज़रा और ही दिमाग की छोकरी है, ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो कुमाद की तरह सीधी अकड़ जाएगी। तो फिर मैं क्या करता अम्मड़? तूने भी तो मलूका को आराम और प्यार से समझाने की कोशिश की थी, फिर क्या हुआ? खालकू ने बुरा सा मुंह बनाकर माँ से कहा तो अजीबा जिसबिज होकर रह गई। अचानक बाहर से एक आवाज़ उभरी, अरे खालकू। खालकू इस आवाज़ पर चौंका और बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, ये तो आचर खान के होटल का पेशकार रसीदू है। हावड़े, मैं अंदर ही बैठा हूँ, आजा। खालकू ने अंदर ही खरी चारपे पर बैठे बैठे हाँक लगाई। मेरे पास टाइम नहीं है, आचर साई ने तेरे को इसी वक्त बुलाया होटल में। अच्छा मैं चला। सीधू नामी आचर खान के होटल का पेशकार ये कहकर फ़ौरन चला गया। पता नहीं क्यों आचर खान ने मुझे बुलाया है, अभी तो मिल के आया था। खालकू बड़बड़ाते हुए उठा। मई अजीबा ने कदरे तफक्कुर से पूछा, तू अब क्या करेगा? आचर खान से मिलकर रहने दे। रहने कैसे तो अम्मड़? खालकू दांत पीसते बोला, मैं चाचा सुखियो को मलूका के इवज़े का एक पैसा अकेले नहीं खाने दूंगा। उसे मुझे बताना पड़ेगा कि इसने कितने पैसे के बदले हमारी मलूका का रिश्ता तय किया है। मैं पहले चाचा सुखियो से मिलता हूँ, फिर आचर खान के होटल में जाकर इससे बात करूँगा। झगड़ा है तो झगड़ा से ही। फालकू ये कहकर झुग्गी से बाहर निकला और ज़रा ही देर बाद चाचा सुखियो की झुग्गी के सेन में मौजूद था। शिकस्ता सेन में एक खरी चारपाई पर चाचा सुखियो एक मैले चक तकिए से कोहनी टिकाए नींदराज बीड़ी पी रहा था। चाचा, तूने मलूका के संग का इवज़ा तय किया है? खालकू ने सपाट लहजे में से पूछा। चाचा सुखियो ने बीड़ी का कश लेकर धुआं उगला, फिर सीधा होकर इसकी तरफ देखकर बोला, ना सलाम ना दुआ। कि रुपये ने तेरे को इतना अंधा कर डाला है रे छोकरा? तुझे तमीज़ नहीं घर में दाखिल होने की? चाचा मैं तेरे से फालतू बातें नहीं करने आया हूँ, मुझे बस तू ये बता के तूने मेरी बहन मलूका के संग, अरे जा इधर से। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? चाचा सुखियो को भी भतीजे की बदगलामी पर तैश आ गया। वो चारपे से उठते भिन्नाकर बोला, मैं मलूका का भाई हूँ। खालकू आंखें निकाल तो दृष्टि से बोला, पर मलूका तुझ जैसे लालची भाई को अपना भाई नहीं समझती। वो अपनी मर्जी से यहाँ मेरे पास आई है, बल्कि अब तो वो मेरी पनाह में है। मैं खूब समझता उस पनाह को चाचा। खालकू जहर खान लहजे में तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोला, मलूका अपने आशिक से शादी करना चाहती है और तू इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाकर इसके टक्के खड़े करना चाहता है। खालकू। अचानक चाचा सुखियो इसकी जहर आलूद गुफ्तगू पर गज़बनाक होकर चिल्लाया, और यही नहीं बल्कि इसने आगे बढ़कर खालकू के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। निकल जा फ़ौरन यहाँ से, वरना। चाचा सुखियो गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। इस असला में मीरा, मलूका और चाची भी परेशान परेशान वहाँ आ गए। खालकू चंद सानिये चाचा सुखियो को जहर खान नज़र से घूरता रहा, फिर किनातूज अंदाज में अपने सर को जुम्बश देता हुआ पाँव पटक कर बाहर आ गया। वहाँ से वो सीधा आचर खान के होटल पर पहुँचा तो इसके गुस्से से लाल पीले चेहरे को देखकर आचर खान चौंका और इसे होटल के अंदर एक छोटे से कमरे में ले आया। अरे खालकू खैरियत तो है? आचर खान बगौर इसके गुस्से से सूख चेहरे को घूरते बोला, आचर खान मुझे पिस्तौल चाहिए। खालकू पुरतैश लहजे में दांत भींच कर बोला, अरे कि अपनी बहन मलूका को कारी करेगा? नहीं, मैं अभी और इस वक्त चाचा सुखियो का काम तमाम करूँगा। खालकू ने खूबशाह लहजे में कहा। इसकी आंखों से इंतकाम की चिंगारियां सी फूट रही थीं। तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, जब इस बुढ़े ने मलूका का संग मामा अल रखियो के भांजे सांवल से तय कर दिया था।
आतिफ खान ने सरसराते लहजे में कहा। इसकी चुंदी चुंदी आंखों में सफ़ा की हिलकोरें रह रही थी। खालकू ने चौंक कर इसका देखा और अपना गुस्सा भुलाकर बोला, क्या तुझे पता है? हाँ हो तो क्या मुझे समझता है क्या? क्या मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ? इसीलिए तो मैंने सीधू को तेरी तरफ भेजकर पैगाम दिया था। आचर खान ने इसरार भरी मक्कारी से कहा। अच्छा ठीक है फिर, अब क्या कहता है तू? खालकू ने उजरत अमेज जारहाना जोश से कहा। बस इसका आसान हल यही है कि इस बुढ़े सुखियों का काम तमाम कर दे। मगर पुलिस? पहली बार खालकू मिनमिनाई आवाज़ में मुश्किल बोला। अरे यार, इसको मैं संभाल लूँगा। दिल बढ़ाकर मैं हूँ ना। बुढ़े के मरने के बाद मलूका खुद ही तेरी सरपरस्ती में आ जाएगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ इसकी जवान बेटी मीरा भी तेरे रहमो करम पर होगी। फिर तो बाद में इसके भी टक्के खड़े कर सकता है वे छोरा। आचर खान ने सरसराती मक्काराना सरगोशी से कहा और खालकू की आंखों में लालच की चमक ओद कर आई। रात का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, सारंग के दिल को अजीब सी बेचैनी परेशान करने लगी थी। मगर इस बेचैनी में खौफ शामिल ना था, बजुज इसके कि इसके अंदर मुंतक़िमाना जोश का उबाल सा उठ रहा था। इसने आज की रात दो अहम काम निपटाने थे। पहला ये कि इस जालिम हिंदू साहूकार राम दयाल के चुंगल से अपनी मासूम और दुखों की मारी भाभी अल्लाह वसई को छुड़ाना। दूसरा, वो दगाबाज गात्रिया इधर जुश बाबा की झोंपड़ी में आने वाला था। सारंग गात्रे का खून पीने के लिए बेचैन था। वो अपने इस असली दुश्मन को कैसे भूल सकता था? यही तो वो धोखेबाज शख्स था जिसकी वजह से वो आज सहराबा सहरा की खाक छानता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। बल्कि गात्रिया तो भाभी अल्लाह वसाई और फरीदू का भी मुजरिम था। सारंग ने फरीदू को झोंपड़ी से ज़रा परे झाड़ियों के झुंड में छुपा रखा था। सारंग बजाय जुश बाबा की झोंपड़ी के बाहर एक सेवक की हैसियत से बैठा हुआ था, मगर दर हकीकत इसका ध्यान झोंपड़ी के अंदर था, जहाँ जुश बाबा मासूम लड़की रुक्मणी के साथ तन्हा मौजूद था। सारंग ने अगरचे अपनी तरफ से रुक्मणी को जुश बाबा के खिलाफ खूब वर्गलाया था और इसे तानो तशनी भी की थी कि वो महज अपने महबूब को हासिल करने के लिए जुश बाबा जैसे शैतानुमा इंसान का खिलौना न बने। सारंग ने तय कर रखा था कि अगर जुश बाबा ने इस मासूम और मजबूर लड़की रुक्मणी के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूँ तो सारंग एक सेवक की हैसियत से जुश बाबा के करीबी अंदर इसकी झोपड़ी में रहना चाहता था, मगर जुश बाबा एक काया शख्स था। इसने सारंग को सख्ती से बाहर ही बैठे रहने की हदायत दे रखी थी। सारंग को जुश बाबा की झोपड़ी में दूसरा दिन था। यहाँ आकर इसने अपना हुलिया भी खासा बदल लिया था। इसे खतरा था कि कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार यकीनन सहराई भेड़ियों की तरह इसके खून की बू सूंघते फिर रहे होंगे, कहीं इधर ना निकले। शाम के साए दराज होने लगे तो सारंग ने सोचा कि अब इसे क्या करना चाहिए। यूँ तो इसे सबसे पहले हिंदू साहूकार राम दयाल के यहाँ जाना था, जिधर इसकी भाभी अल्लाह से कैद थी, और सारंग ने हर हाल में इसे छुड़ाना था, क्योंकि नन्हे फरीदू के कहने के मुताबिक राम दयाल अब भाभी अल्लाह वसाई को आधी कीमत में गात्रिया को वापस लौटाना चाहता था। इसकी वजह ये थी कि अल्लाह वसाई के गोद का छोटा बच्चा और दूसरे वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। सारंग अभी इसी उधेड़बुन में था कि अचानक इसे पास ही कहीं चल लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगा। अपनी दाहिनी जानिब एक सपाट से रे के अकब से 3-4 हट्टे कट्टे और काले भुजंग से बदमाशनुमा अफराद नजर आए। इनके तेवर बड़े ख़तरनाक मालूम हो रहे थे। सारंग संभल कर बैठ गया। इन सब के सर गंजे थे। हर एक के कान में बड़ा सा बाला झूल रहा था। चेहरों पर करख्तगी थी, जैसे मुस्तकिल डेरे डाल रखे थे। इन चारों ने खुले बटने वाली वास्कटें और घेरदार नेफे वाली गिरवे रंग की शलवारें पहन रखी थी। ओए कौन है रे तू? वो चारों सारंग को देखकर से घूरते हुए इसके करीब आए तो एक लहीमशिम बदमाश ने करख्त लहजे में इसे पूछा। मैं महाराज का सेवक हूँ। सारंग खूबसूरत अंदाज में बोला। अच्छा समझा। शक तो मुझे भी हो गया था तू महाराज बाबा का सेवक है। एक बात तो बता, तूने आसपास किसी 9-10 साला छोकरे को नहीं देखा? इससे अपना तरबूज जैसा सर हिलाते हुए पूछा तो सारंग एक लम्हे को डर सा गया, मगर फिर फौरन बोला, हाँ, एक छोटे बालके को मैंने किसी बूढ़े के साथ सारणी पर जाते देखा था। वो बहुत डरा सहमा नजर आ रहा था। पहले तो इसने मुझसे कहा कि इस इंद्र महाराज की झोपड़ी में पनाह दे दूँ, पर मैंने इसे बुरी तरह धत्कारा तो वो यहाँ से गुजरते बूढ़े सारणी सवार के साथ चला गया। किधर गया है वो उधर पूरब की तरफ। सारंग ने राजस्थानी लहजे में एक तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही वो चारों आगे निकल गए। बदमाशों के जाते सारंग ने सूखा सांस लिया। वो समझ गया था कि ये गुंडा साहूकार दयाल दास के थे, जो फरीदों को भूखे भेड़ों की तरह ढूंढते फिर रहे थे। सारंग ने जब देखा कि राम दयाल के गुंडे नजरों से ओझल हो गए हैं, तो वहाँ से उठो जल्दी से लपक कर खजूरों के झुंड की तरफ आया, जिधर फरीदू छुआ बैठा था। सारंग ने इसे जब राम दयाल के गुंडों के बारे में बताया तो
इसके मासूम चेहरे पर खौफ की परछाई नमूदार हो गई, मगर सारंग ने तसल्ली देते हुए सख्ती से इस बात की हिदायत की कि वो खामोशी से अपनी जगह पर छुपा बैठा रहे। सारंग अब दो तरफा सोचों में उलझ कर रह गया था। कभी वो इरादा बांधता कि पहले रामदयाल के यहाँ जाकर अपनी भाभी अल्लाह वसाई को इसकी कैद से छुड़ा लाए, तो कभी वो सोचता कि इसे इधर ही रहकर दगाबाज गात्रिया का इंतज़ार करना चाहिए। इसे अपना आखिरी ख्याल ज़्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि फरीदू ने से बताया था कि भाभी अल्लाह वसाई को चूँकि रामदयाल आज रात गात्रिया को वापस करने का इरादा रखता है। सारंग मोहतात अंदाज के मुताबिक गात्रिया कि यहाँ आने से पहले यकीनन रामदयाल के पास जाएगा और फिर भाभी अल्लाह वसाई को अपने कब्जे में लेकर इधर अपने असल गुरु घंटाल जोश बाबा के यहाँ आएगा। ये सोचकर सारंग मुतमईन था। अब वो दोबारा झोपड़ी के बाहर बैठ गया। आसपास का माहौल गहरी खामोशी में गर्क था। रात की तारीकी फैलने लगी थी। रोशन तबाक चांद नारी की तिलक की तरह गोया सहरा की पेशानी पर दमक रहा था। सहरा के चांद की एक अपनी मसूरकुन दिलकशी होती है, नर्म और खुश्क, लेकिन सारंग को इस रिस्मती रात के दिलफरेब मंजर से लुत्फ होने का ज़रा भी होश न था। वो जिस मकसद के लिए इतना तवील सफ़र करके यहाँ पहुँचा था, इसे अपनी जान हथेली पर रख कर पूरा करना था। सारंग जल्द अज जल्द भाभी अल्लाह वसाई और फरीदू को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसके गिर्द नादीदा दुश्मनों का दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक सारंग की नज़र सामने एक इंसानी होले पर पड़ी और वो बुरी तरह ठटक गया। वो कोई सांडनी सवार था जो सांडनी को दरमियानी रफ्तार से दौड़ाता वो झोंपड़ी की तरफ बड़ा चला रहा था। इसे देखकर सारंग को अपने दिल की धड़कनें कनपट्टियों पर सुनाई देने लगी। वो संभल कर बैठ गया और सांडनी सवार पर नजरें गाड़ दी। इसका दिल गवाही दे रहा था कि यही मरदूद गात्रिया है। चंदों बाद सांडनी सवार झोंपड़ी के करीब पहुंचकर रुक गया तो इसे पहचान कर सारंग की कनपट्टियां सुलग उठी। वो गात्रिया ही था। इसे देखकर सारंग को अपने तैश पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। तहम सारंग को इस बात का भी खदशा था कि कहीं गात्री से पहचान न ले, अगरचे इसका इम्कान कम था, क्योंकि कुछ नामसाइद हालात और कुछ सारंग की अपनी दस्ते मशाकी ने काफ़ी हद तक हुलिया बदल डाला था। सारंग के चेहरे पर बहुत घनी दाढ़ी उभर आई थी। बाल भी जोगियों की तरह लंबे और जटादार हो गए थे। मूछे, सर और दाढ़ी के बाल मुश्तरका अंदाज में ही चेहरे पर फैले हुए थे। सारंग को ये देखकर मायूसी हुई कि गात्रिया के हमरा भाभी अल्लाह वसाई ना थी। वो सोचने लगा कि क्या गात्रिया अभी रामदयाल के यहाँ नहीं गया, बल्कि सीधा वो यहाँ चला आया था। उठ खड़ा हुआ। गात्रिया आया, सारणी को उसके करीब लाकर नीचे उतरा। दोनों की सर्द और सपाट नजरें एक दूसरे के चेहरे पर जमी हुई थी। फिर गात्रिया ने इब्तिदा की और बगौर सारों को घूरते हुए नखवत से पूछा, तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? सारंग ने आन के आन में अपने अंदर के ज्वालामुखी पर काबू पाया और एकदम मक्काराना आजी से हाथ जोड़कर बोला, मैं महाराज जोश बाबा का सेवक हूँ। 40 दिन इनके चरणों में चिल्लाकशी करने के लिए इधर आया हूँ। अच्छा, मेरी सारणी का ख्याल रखना। गात्रिया सारंग के अंदाजे तखातुब पर मुतमईन होकर बोला और फिर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। सारंग चंद सानी अपनी जगह दम बखुद खड़ा रहा, मगर फिर दूसरे लम्हे वो दबे पाँव झोपड़ी की तरफ बढ़ा और अंदर की सुनगुन लेने लगा। रामदयाल का मगज़ ख़राब हो गया है, जो आधी कीमत में सूरत को वापस कर रहा है। तूने अच्छा किया गात्रिया, जो उसके यहाँ जाने के बजाय सीधा इधर आया। ये जोश बाबा की आवाज़ थी। सो तो ठीक है, पर महाराज ये सुंदर नारी कौन है? ये गात्रिया था। सारंग बगौर इनकी बातें सुन रहा था। वो गात्रिया का इशारा समझ गया था। यकीनन इसने जोश बाबा के साथ मौजूद रुक्मिनी को देख लिया था। हाँ रे, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, पर हैजरा तीखी। जोश बाबा ने कहा, तो क्या हुआ, मैं जो आ गया हूँ, बोल कितने चाहिए? ये गात्रिया था। सारंग को अचानक एहसास हुआ कि रुक्मिनी अंदर मौजूद ना थी या फिर सो रही थी, वरना वो इन दोनों शैतानों के अज़ाइम जानकर ज़रूर चीखती चिल्लाती। ये देखने के लिए सारंग ने पतली सी झरी बनाकर इससे अपनी आँख चिपका दी। अंदर वाकिस रुक्मिनी फर्श पर बेसुध पड़ी नजर आई। सारंग को फौरन शुबह हुआ कि वो सो नहीं रही थी, बल्कि बेहोश थी या बेहोश कर दी गई थी। मुझे उम्मीद थी महाराज कि तुमने मेरे ज़रूर कोई ताज़ा शिकार फांस रखा होगा, इसलिए मैंने रुपए बचा रखे थे और रामदयाल की तरफ नहीं गया, वरना वो बासी दाल आधी कीमत पर मुझे वापस कर देता। गात्री ने खुश होते हुए कहा और अपनी कमीज़ के अंदर से एक बंदा वो रुमाल निकाल कर जोश बाबा की तरफ बढ़ा दिया। गिन लो इतने जितने मैं देता आ रहा हूँ, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो इसे फ़ौरन ले जा। मैंने इसे जलसंगी सुंघा दी है, ये अब 4-5 घंटों से पहले होश में नहीं आएगी। जोश बाबा ने नोटों को रुमाल झपटते हुए कहा और गात्री ने फ़ौरन बेसुध रुक्मिनी को उठाकर कांधों पर डाल लिया। सारंग की रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। गात्री के लिए इसके दिलो दिमाग में जो नफरत का तूफान छुपा हुआ था, वो अब आतिश शाह की मानिद ऊपर बढ़ने को था।
सारंग मासूम रुक्मणी को बाहर सूरत गादरे के खूनी शिकंजे से बचाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये रज़ील इंसान मासूम रुक्मणी को भी भाभी अल्लाह वसाई की तरह कहीं ऊंचे दाम बेच देगा। सारंग अब गात्रिया के झोंपड़ी से बाहर निकलने का मुंतजिर था। अजर खान की सफाकाना तरगीब पर खालकू ने अमल पैरा होते हुए अपने चचा सुखी को कत्ल करने का फैसला कर लिया था, और इस काम के आचर खान ने इसे एक पिस्तौल भी मुहैया कर दिया था। इसके अंदर 3 गोलियां थीं। खालकू ने पिस्तौल अपनी कमीज के अंदर नेफे में उड़स दिया था। जन, जर और ज़मीन की हवस जब इंसान के सर पर सवार होने लगती है तो वो अपने पराए और सगर रिश्तों को बेमानी महसूस करने लगता है। यही हाल खालकू का था। वो लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि बिला झिझक अपने सगे चचा सुखी को कत्ल करने पर आमादा हो गया था। जब शाम के साए गहरे होने लगे तो खालकू ने अजरक का ढाटा अपने चेहरे पर सिरका लिया और सुखियो चाचा की घात में बैठ गया। अचानक इसे सुखियो चाचा आता दिखाई दिए। अब खालकू इसी मौका का मुंतजिर था। आसपास वीरानी थी। चाचा सुखियो अपने झुग्गी से अभी थोड़े ही फासले पर था कि खालकू ने अचानक इसके करीब आकर एक के बाद दीगरे इस पर 3 फायर झोंक मारे। तीनों गोलियां बूढ़े चाचा सुखियो के सीने में पेवस्त हो गई और बेचारा आवाज़ निकाले बगैर ज़मीबोस होता चला गया। चाचा सुखियो के सीने पर 3 गोलियां उतारने के बाद खालकू ने पिस्तौल अपनी कमीज के अंदर नेफे में उड़सा और झुग्गी के अंदर दाखिल हो गया। सामने इसकी माँ अजीबा सीने पर हाथ धरे खौफजदा से अंदाज में खड़ी थी। इसने फैली हुई नज़रों से बेटे का चेहरा देखा तो वैसे वहशत के सिवा कुछ नजर न आया। दोनों माँ बेटे की नज़रें चार हुई और माँ अजीबा ने बेटे की सर्द आंखों में सफाकी की झलक महसूस करते हुए अटक कर पूछा, खालकू फायरिंग? मैंने चाचा सुखियो को कत्ल कर डाला है। खालकू ने सफाक लहजे में कहा तो माई अजीबा की आंखें फटी की फटी रह गई। झुग्गी के ऐन सामने गोलियों की समा खराश आवाज़ों के साथ चाचा सुखियो की चीख ने अंदर मौजूद मीरा मलूक और चाचा सुखियो की बीवी को हरासा कर दिया। झुग्गी के बाहर आते तीनों के हलक से दहशत के मारे चीखें निकल गई। तीनों खून में लथपथ चाचा सुखियो से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। अचानक मलूका को एहसास हुआ कि चाचा सुखियो भी जिंदा है। इसके बूढ़े लब कपकपा रहे थे। इसने फौरन अपना कान इसके लबों के करीब किया तो इसे चाचा सुखियो की डूबती आवाज़ सुनाई दी, ने। इससे अगर चाचा सुखियो कुछ न कह सका और दूसरे लम्हे इसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। मगर मलूका चाचा सुखियो के अधूरे लफ्ज़ों का मतलब समझ चुकी थी और इसकी निगाहों के सामने अपने लालची और खुद गर्ज भाई खालकू का चेहरा रक्स करने लगा। ठीक इसी वक्त पास की झुग्गी से माँ अजीबा और खालकू भी अपने चेहरों पर गम इंदरों के तासरात लिए नमूदार हुए और फिर वही चाचा सुखियो की लाश के पास बैठकर दोनों माँ बेटा बयान करने लगे। मलूका ने आंसू से तर चेहरे के साथ एक लम्हा को दोनों मक्कार माँ बेटे की तरफ देखा, फिर जैसे अगले लम्हे इस पर हिस्से दौरा पड़ गया। जंगली बिल्ली की तरह अपने भाई खालकू पर झपटे उसके गिरबान पकड़ लिया। जलील कातिल, तूने मेरे चाचा का खून कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और लहजा आतिशफशां हो रहा था। मगर फिर अगले लम्हे वो बेचारी इस सदमे के मारे ढाल होकर बेहोश हो गई। वडेरे मीर मनसब खान से मुलाकात के बाद परवेज़ और सुधूरा मुतमईन हो गए। सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन सुधूरा थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब बदफितरत जहाँ दाद इन्हें दोबारा तंग करने की जरूरत नहीं करेगा। ये दोनों अपने घर पहुंचे तो परवेज़ होटल की तरफ रवाना हो गया और सुधूरा घरेलू उमूर में मसरूफ़ हो गई। इस वक्त दोपहर के 2:30-3 बजे का वक्त था। सुधूरा घर के कामों से फारिग होकर नहा धोकर खाना बनाने बैठ गई। परवेज़ ने आज जल्द घर आने का वादा लिया था। जहाँ दादू वाले मसले से निजात मिलने की खुशी में सुधूरा का आज पहली बार बाहर घूमने को जी चाह रहा था। अब सुधूरा दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए अपने घर में आकर मुसहरी पर दराज हो गई। अचानक इसके पेट में दर्द उठने लगा। इस दर्द ने इसे बेहाल करके रख दिया। परवेज़ ने अपनी ज़रूरत के तहत घर में एक कार्डलेस फ़ोन सेट लगवा रखा था। सुधूरा पहले तो होंठ भींचे तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश करती रही, मगर फिर जब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा तो मजबूरन वो गिरती पड़ती फ़ोन सेट की तरफ गई। फिर इसका स्पीकर ऑन करके परवेज़ से रब्ता किया। परवेज़ इसकी अज़ीज़ में डूबे हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों को फ़ौरन समझ गया और उसी वक्त टैक्सी लेकर घर पहुंचा। फिर इसी टैक्सी में सुधूरा को अस्पताल ले गया। घंटे भर के मुआयने के बाद सुधूरा को लेडी डॉक्टर ने दवाओं के नुस्खे और चंद ज़रूरी हदायत देकर घर रवाना कर दिया। परवेज़ ने इसी वक्त दवाएं खरीदी और सुधूरा को वापस घर ले आया। लेडी डॉक्टर ने सुधूरा को आराम करने का मशवरा भी दिया था, मगर इसका मतलब ये भी ना था कि वो बिल्कुल चारपाई ही पकड़ ले। दरअसल इसे भारी चीज़ों को उठाने की सख्ती से मुमानियत कर दी गई थी। ये इससे अगले रोज़ का जिक्र है। आज सुधूरा की तबीयत खासी बेहतर हो गई थी। हस्बे मामूल सुधूरा खाने वगैरह से फारिग होकर कुछ देर आराम को लेट गई। लेटी उसकी आंख लग गई। जाने वो कितनी देर सोई थी कि अचानक जागी तो कुछ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कि बहुत जल्दी में हो।
दरवाजे की पुरशोर धड़धड़ाहट जाने क्यों इसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ताहम वो उठकर कमरे से निकलकर सेन में आ गई। फिर दरवाजे के करीब आकर आवाज़ दी, कौन है? सुधूरा, दरवाज़ा खोलो। ये परवेज़ की बौखलाई आवाज़ थी, जिसे पहचान कर सुधूरा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। परवेज़ हवास बाख्ता अंदर आया। इसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। इसने जल्दी से अपने अक़ल में दरवाज़ा बंद किया और तीर की तरह अंदर कमरे की तरफ दौड़ा। सुधूरा अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई। परवेज़ ने अपने कमरे में आकर अलमारी खोली, जल्दी जल्दी अंदर से पैसे और कुछ ज़रूरी कागजात समेटने लगा। सुधूरा ने परेशान कुन लहजे में पूछा, सुधूरा, मैं जा रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे है। परवेज़ ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा तो सुधूरा धक से रह गई और उसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, पुलिस? हाँ, उस कमीने दिलदार हुसैन की कारस्तानी है ये। खैर, मैं देख लूँगा इसे भी। तुम बिल्कुल हौसला मत हारना। मैं अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने की कोशिश करूँगा। तुम अगर डॉक्टर फौजिया के यहाँ चंद रहना चाहो तो चली जाना। परवेज़ ने जल्दी जल्दी कहा और बाहर को लपका। सुधूरा मुतवहिश सी इसके पीछे दौड़ी। मगर परवेज़। सुधूरा, मेरे पास वक्त कम है, तो मेरी फिक्र न कर और जल्दी लौट आऊँगा। परवेज़ ने इसे तसल्ली देकर घर से निकल गया। परवेज़ के घर के निकलते सुधूरा बुरी तरह से सिसक पड़ी। इस अचानक उफ्ताद पर वो परेशानी नहीं बल्कि अनजाने खौफ का शिकार भी हो गई थी। अब वो परवेज़ के बगैर खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। परवेज़ को गए निस्फ घंटा हुआ था कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियाँ आकर रुकी। एक मोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर मोबाइल से उतरा और सुधूरा के घर का दरवाज़ा डंडे से बजाया और उस वक्त तक बजाता चला गया जब तक सुधूरा ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुधूरा पुलिस को देखकर दहशतज़दा हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर बड़ी मायनीफेज नज़रों से डरी सहमी सुधूरा को घूमे जा रहा था। ये वो इंस्पेक्टर यावर हयात था जिसे दिलदार हुसैन ने परवेज़ को रिश्वत के तौर पर अपनी बीवी सुधूरा को इसके हवाले करने के लिए उकसाया था। मगर परवेज़ ने दिलदार हुसैन को खरी खरी सुनाकर चलता कर दिया था। तब दिलदार हुसैन ने बदला लेने के लिए परवेज़ के होटल के खुफिया अड्डे में छापा लगवा दिया था। अब इंस्पेक्टर यावर हयात सामने खड़ा डरी सहमी सुधूरा को घूरे जा रहा था। लेकिन भला हो मोहल्ले वालों का, वो सब वहाँ जमा हो गए। इंस्पेक्टर यावर हयात को ज़्यादा गुल खिलाने का मौका न मिल सका और वो सुधूरा से रवायती किस्म के सवालात पूछने के बाद वापस चला गया। डॉक्टर फौजिया का आज इरादा सुधूरा के यहाँ जाने का था। इसके लिए इसने मौसी को तैयार कर लिया था। पहले तो इसकी जी में आई कि वो पहलवान दूध वाले की बीवी को भी हमरा लेकर चले, मगर फिर बाद में इसे साथ ले जाने का इरादा तर्क कर दिया। अभी वो मौसी के साथ निकलने लगी थी, अचानक डॉक्टर जवाद अहमद का फ़ोन आ गया और इसने पुरशोख लहजे में हेलो कहते हुए डॉक्टर फौजिया के कानों में कोई पैगाम दिया तो इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। फिर इसके हिनाई लबों पर बड़ी दिलनशी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा जनाब, बेसब्री हो रही है। अभी तो FRCS करना है। ये तो शादी के बाद भी होता रहेगा, बल्कि फौजिया कितना अच्छा लगेगा जब हम एक दूसरे की ज़िंदगी के साथी बनकर FRCS के लिए लंदन जा रहे होंगे। डॉक्टर जवाद ने चहकती आवाज़ में कहा। इसके लहजे में खुश आइंद मुस्तकबिल की ताबिंदा उम्मीद पिन्हा थी। लो जी, शादी के फ़ौरन बाद क्या पढ़ाई में सरखवाई करेंगे? डॉक्टर फौजिया ने मुस्कुराते से छेड़ा तो डॉक्टर जवाद की झुंझलाती आवाज़ उभरी, धत तेरे की, ये तो मैंने सोचा ही ना था। चलो जी, पहले शादी तो कर ले, बाकी पढ़ाई के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। बहरहाल मेरे बुज़ुर्ग आज तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुमको दोनों तरफ के बुज़ुर्गों की गुफ्तगू पर कान धरे रहना होगा, बल्कि मुझे पल पल की खबर बज़रिया फ़ोन देना होगी। जी जनाब, ये जासूसी के काम आप दौलत से नहीं होंगे, बल्कि मैं एक मशरक़ी लड़की हूँ। डॉक्टर फौजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मज़ीद चंद मिनटों की पुरशौक़ और ज़ुमानी गुफ्तगू के तबादले के बाद खुदा हाफिज़ पर मौकूफ़ हुई तो इसके बाद फौजिया ने अपने रेस्ट वॉच में वक्त देखा। सुबह के 10 बजे थे। आज छुट्टी का दिन था और मेहमानों की आमद शाम 5 बजे के बाद ही मुतवक्को थी। डॉक्टर फौजिया ने मौसी को लिया, अपनी कार में सवार होकर सुधूरा के घर की तरफ रवाना हो गई। कोई घंटा भर बाद इसकी कार ऐन सुधूरा के घर के दरवाजे पर लगी खड़ी थी। डॉक्टर फौजिया कार से उतरी। दरवाजे पर झूलते टार्क के पर्दे को सरकाकर जब इसने दस्तक देना चाही तो दरवाजे के दोनों पट इसे भिड़े हुए दिखाई दिए। तहाँ फिर भी डॉक्टर फौजिया ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाबुन अंदर से खामोशी छाई रही। फौजिया की पेशानी पर सलवटें नमूदार हो गई। तब वो दरवाज़ा धकेलती हुए अंदर दाखिल हो गई। सामने सिहन वीरान पड़ा था। मौसी भी अंदर आ गई। फौजिया मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। फिर इसने 2-3 मरतबा सुधूरा को पुकारा, मगर जवाब नदारिद। अब तो फौजिया का माथा ठनका और इसे तशवीश होने लगी कि आखिर सुधूरा किधर गई। इसने सारे कमरे देख डाले, दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। परवेज़ के मामूलात के बारे में तो फौजिया जानती थी कि वो इस वक्त अपने होटल पर होगा, मगर सुधूरा को घर में ही मौजूद रहना चाहिए था। फिर इस ख्याल के तहत कि कहीं सुधूरा पड़ोस में किसी के यहाँ न गई हो, इसे मौसी को पास पड़ोस के चंद घरों में सुधूरा को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर जब मौसी ने आकर अपना सर नफ़ी में हिलाती इत्तला दी कि सुधूरा पड़ोस में भी नहीं है, तो डॉक्टर फौजिया को तशवीश लाहिक होने लगी। पूरा घर खाली था। भाई भाई करते कमरे, साएँ साएँ करता सहन।
फिर इस दौरान मोहल्ले की दीगर औरतें भी वहाँ आकर जमा हो गई। यूँ ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई कि सदूरा पुरस्तार तौर पर गायब हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है।